सबसे पहले बात बड़ी खबर की, इंडिया गठबंधन को आज एक और बड़ा झटका लगा है। एक और साथी गठबंधन का साथ छोड़कर एकला चलो की राह पर। लेकिन अब भी कांग्रेस की तरफ से एकजुटता का मंत्र दिया जा रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोलकर सहयोगी गठबंधन से जुदा हो गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं केजरीवाल का भी कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं पल्लवी पटेल भी अब अखिलेश यादव से नाराज हो गई हैं। और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी जल्द ही गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां भी ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ और छोटे दल कांग्रेस से नाराज हैं। यानी 6 महीने में ही विपक्षी गठबंधन अब खंड खंड हो चुका है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए 29 दलों की ये टीम इंडिया चुनाव से पहले ही हिल चुकी है। गठबंधन की जड़ें कमजोर पड़ चुकी हैं और बारी बारी से सियासी पार्टियां बेदखल हो रही हैं। यूपीए से इंडिया में कन्वर्ट हुई इस टीम के कैप्टन नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं और छोटे छोटे दल भी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अकेले चुनाव लड़ेगी। आरएलडी ने एनडीए में जाने का फैसला किया है। टीएमसी पहले ही इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी है। जेडीयू भी इंडी से अलग एनडीए में शामिल हो चुकी है। यानी जिन छोटे बड़े दलों को जोड़कर कांग्रेस 24 के चुनाव में मोदी से मुकाबला करना चाहती थी, वो 6 महीने में ही बिखर चुके हैं। अब मोदी से नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के दलों का कांग्रेस से मुकाबला है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर जब कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों का पेच फंसा तो सबकी राहें जुदा होने लगी। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियों का बना इंडी गठबंधन अब टूटता और बिखरता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के गठबंधन छोड़ने के बाद ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव सबके सुर और तेवर बदल चुके हैं। इस गठबंधन का कोई नेता भी नहीं बन सका है और न ही सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तैयार हुआ। दरअसल जिस गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी थी, वो अब बीजेपी के सहयोग से बिहार की सत्ता चला रहे हैं। तो जयंत चौधरी भी अखिलेश का साथ छोड़कर अब एनडीए में शामिल हो रहे हैं। यानी पटना से शुरू इंडी गठबंधन की इस मीटिंग में भले ही तेजी से सियासी दल जुड़े हों, लेकिन धीरे धीरे गठबंधन का आकार कम पड़ने लगा है। पहली बैठक पटना में हुई, 15 दल शामिल हुए। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, 26 दल शामिल हुए। तीसरी बैठक मुंबई में हुई, 28 दल शामिल हुए। चौथी बैठक दिल्ली में हुई, 29 दल शामिल हुए। यानी 15 से 29 तक पहुंचने वाला यह आंकड़ा अब 25 पर सिमट चुका है और धीरे धीरे कुछ और दलों का भी इंडिया गठबंधन से मोहभंग हो रहा है। देखिए, विपक्षी गठबंधन को आप बिखरना शब्द यूज कर रहे हैं, उसमें नुकसान तो उसका हुआ ही है और उसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। नीतीश जी उससे बाहर गए, फिर ममता जी का बयान आया, फिर हम लोगों का ये सवाल है, तो विपक्ष को घाटा तो हो ही गया है। कोई भी गठबंधन जब बनता है तो इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, पीली बत्ती भी आती है, लाल बत्ती भी आती है और फिर हरी भी हो जाती है वो बत्ती। हमने तो कई बार गठबंधन बनाए हैं, तो इसलिए मालूम है कैसा सफर होता है गठबंधन का। तो इसमें अगर पीली बत्ती दिख जाए तो ये मत कह दो कि रुक गया, लाल बत्ती दिख जाए तो कह दो खत्म ही हो गया, ऐसा नहीं होता। दरअसल इंडिया गठबंधन की बात सीट शेयरिंग पर फंसी, क्योंकि इसी वजह से ममता बनर्जी ने कांग्रेस से दूरी बना ली। तो अब नंबर अरविंद केजरीवाल का है, जो पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस से मोलभाव नहीं करने के मूड में हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है। ऐसे में इंडी गठबंधन का भविष्य अधर में लटका है और दावा है कि चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन खंड खंड हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 खाली सीट के लिए 11 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ। अब ऐसे में अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है।
क्योंकि बीजेपी ने जिस चेहरे पर दांव खेला है वो कभी समाजवादी पार्टी में अपनी पैठ रखते थे, लेकिन इस बार वो राज्यसभा के लिए बीजेपी से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अब ऐसे में राज्यसभा का चुनाव भी काफी दिलचस्प होने वाला है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट करते हैं। ऐसे में अगर संख्या बल की बात करें तो बीजेपी के पास 252 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के पास अपने 108 विधायक हैं और बीएसपी के पास में सिर्फ 1 विधायक है। तो वहीं एनडीए सहयोगी अपना दल एस के पास में 13 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं जो सपा प्रत्याशी को वोट करेंगे, तो वहीं जेडीएल यानी राजा भैया के पास 2 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी के पास में कुल 286 विधायक हैं, तो समाजवादी पार्टी के पास में कुल 110 विधायक और अन्य पार्टी के कुल 3 विधायक हैं। और इसी के लिए माना जा रहा है कि राज्यसभा के 8वीं सीट के लिए अब फाइट होने वाली है। और एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी हुई। लोकसभा से पहले राज्यसभा का दंगल काफी दिलचस्प हो चुका है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन 10 में से सिर्फ 1 सीट की फाइट अब टाइट हो चुकी है। दरअसल बीजेपी ने पहले उन 7 सीटों पर प्रत्याशियों का नामांकन करवाया जहां पहले से जीत तय थी, लेकिन बची 1 सीट पर भी आज बीजेपी प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया, जिस पर अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में 8वां प्रत्याशी संजय सेठ के रूप में उतारकर और ज्यादा इस चुनाव को रोचक बना दिया है। ऐसे में आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक रोचक चुनाव सामने होगा। लेकिन जो बात सबसे खास और अहम है वो ये है कि इस चुनाव में अब क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने उस प्रत्याशी पर अपना दांव खेला है जो 2019 में समाजवादी पार्टी से होकर बीजेपी में शामिल हुए थे। उधर नामांकन के बाद संजय सेठ ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और किसी जोड़ तोड़ के बिना जीत हासिल करेंगे। एक छोटा सा मुझे दायित्व सौंपा है, मैं उसको पूरी तरह से निभाऊंगा। लेकिन संख्या आपके पास में ये किस तरह? संख्या हमारे पास पूरी है और हमारे साथ में पूरे भाजपा का पूरा साथ है। अन्य लोगों को कैसे मैनेज करेंगे? अन्य लोगों को नहीं, किसी सब लोग हमें पास संख्या बल है पूरी। माना जाता है कि संजय सेठ की एसपी में गहरी पैठ है। ऐसे में संजय सेठ 8वीं सीट पर कांटे की टक्कर देने वाले उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। लेकिन इस चुनाव में अगर संख्या बल की बात करें तो बीजेपी को एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 एमएलए चाहिए, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 3 प्रत्याशियों के लिए 111 एमएलए चाहिए। 8 प्रत्याशी जिताने के लिए बीजेपी को टोटल 296 एमएलए चाहिए, तो सपा के पास 108 और कांग्रेस के 2 एमएलए यानी 110 एमएलए हैं। 8वें प्रत्याशी के लिए बीजेपी को 14 एमएलए और चाहिए, तो वहीं तीसरी सीट के लिए पल्लवी पटेल खिसकेंगी तो 2 एमएलए सपा को और चाहिए होंगे। ऐसे में बीजेपी के संजय सेठ को जीतने के लिए 12 से 15 विधायक चाहिए होंगे। यानी ये तो साफ है कि विपक्ष में क्रॉस वोटिंग होगी, तभी सेठ जीत पाएंगे। ऐसे में राजभर और आरएलडी की भूमिका इस चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होगी, तो वहीं बीएसपी के 1 एमएलए की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। देखिए, हमारे पास 7 कैंडिडेट के बाद काफी वोट बच रहे थे, तो इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया है रात में कि हमको एक 8वां प्रत्याशी भी उतारना चाहिए। और मुझको लगता है कि जिस तरह से जो अंकगणित हमारा कहता है, हमारे पास पूरे वोट हैं और हम सभी वोटों को बिना किसी गलती के साथ अगर डलवाने में सफल हुए तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी मुझे लगता है कि उसके सामने कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ सेंधमारी करती है, बसपा से कितने तोड़ती है, सपा से कितने तोड़ती है, ये देखने की बात होगी। अगर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग उनसे अंडरहैंड डीलिंग किए हुए हैं तो बात दूसरी है, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखें तो अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए थे, वो हार गए थे। तो क्या अखिलेश यादव अब अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं, या फिर बीजेपी ने संजय सेठ को मैदान में उतारकर अपना पलड़ा भारी कर लिया है? क्योंकि राज्यसभा की 8वीं सीट के लिए अब क्रॉस वोटिंग पर सबकी नजर रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
सोनिया गांधी रायबरेली से रिटायरमेंट ले चुकी हैं, लेकिन परंपरागत सीट से उनका मोह नहीं छूट रहा है। ऐसे में रायबरेली सीट पर अब सोनिया गांधी अपने परिवार के किसी सदस्य को उतारने की तैयारी में है, जिसके लिए उन्होंने जनता से भावुक अपील भी की है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि मेरा परिवार रायबरेली आकर पूरा होता है, क्योंकि रायबरेली से रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने लिखा कि आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत हूं, लेकिन बढ़ती उम्र के चलते चुनाव नहीं लड़ूंगी। और इस दौरान उन्होंने रायबरेली की जनता से गांधी परिवार का साथ देने की अपील की और संदेश दिया कि उनके बाद उनके परिवार से ही कोई चेहरा रायबरेली के मैदान में होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर वो चेहरा कौन होने वाला है। सोनिया गांधी का रायबरेली से चुनावी रिश्ता खत्म हो चुका है। अमेठी क्या सुनने में आया, रायबरेली की सीट में भी कोई भूकंप आने वाला है। सोनिया गांधी अब रायबरेली से रिटायरमेंट ले चुकी हैं और अपने इस परंपरागत सीट पर गांधी परिवार से ही चेहरे तय कर चुकी हैं। आखिर वो चेहरा कौन होगा? क्या प्रियंका गांधी को मौका मिलेगा या फिर राहुल गांधी अमेठी का रण छोड़ रायबरेली में किस्मत आजमाएंगे? फिलहाल ये सियासी सवाल है, लेकिन सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के नाम जो भावुक चिट्ठी लिखी है, अभी उसके जवाब तराशे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली को अपना ससुराल बताते हुए लिखा, मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर पूरा होता है। ये नहनाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आजादी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी को आपने अपना लिया। आप हमेशा की तरह मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखेंगे। यानी सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में ये जरूर साफ कर दिया है कि रायबरेली सीट पर गांधी परिवार से ही चेहरा होगा, लेकिन कौन, ये साफ नहीं। उन्होंने रायबरेली के लोगों को बताया कि उनका रिश्ता जो है वो खून का रिश्ता है और आम लोग जो रायबरेली के हैं वो परिवार का हिस्सा हैं। और उन्होंने अपील तक की कि जिस तरह से पहले मुश्किल वक्त में रायबरेली के लोगों ने गांधी परिवार को संभाला है, आगे भी इसी तरह से संभालते रहेंगे। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं होगा जब कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट पर गांधी परिवार को मौका मिलेगा। पहली बार सोनिया गांधी 1999 में अमेठी से चुनाव लड़ी और जीती। फिर 2004 में राहुल गांधी के लिए उन्होंने सीट छोड़ दिया। फिर सोनिया रायबरेली से चुनाव लड़ी और जीती। सोनिया गांधी रायबरेली से 5 बार जीती। अब 2024 में प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ सकती हैं। मतलब साफ है, गांधी परिवार के लिए रायबरेली सेफ सीट तैयार है। सिर्फ ऐलान की दरकार है, जिसमें पहले नंबर पर प्रियंका गांधी है तो दूसरे नंबर पर राहुल गांधी। हालांकि बीजेपी सोनिया गांधी के फैसले को यूपी से पलायन बता रही है। तो पूरी कांग्रेस पलायन कर गई, आप सब जानते ही, पूरी कांग्रेस पलायन कर गई। तो रायबरेली जीतेंगे आप अगर प्रियंका आती है? निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है। हम अपने 10 साल का काम का लेखा जोखा लेकर हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो जो काम किए उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में। खैर, सोनिया गांधी ने पत्र से ये संकेत तो जरूर दे दिए हैं कि उनके बाद उनकी विरासत कौन संभालेगा, लेकिन जिस तरह बीजेपी कांग्रेस के आखिरी बचे दुर्ग में सेंधमारी की तैयारी कर रही है, उससे गांधी परिवार की अब रायबरेली में भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड बेचने पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक बताते हुए खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यानी अब पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के तहत चंदा नहीं मिल पाएगा। ऐसे में जानना भी जरूरी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किन किन वजहों से चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई है। और इसका एक एक पॉइंट आपको समझा देते हैं। कोर्ट ने माना है कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट के मुताबिक चुनावी बॉन्ड चुनावी पारदर्शिता के खिलाफ है। कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान कहा कि चुनावी बॉन्ड के लिए कंपनी एक्ट में किया गया संशोधन असंवैधानिक है। और कोर्ट ने कहा कि मतदाता को जानने का अधिकार है। काले धन पर अंकुश के लिए चुनावी बॉन्ड लाया गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि काले धन पर अंकुश के लिए और भी तरीके हैं।
कोर्ट ने कहा कि जानकारी से स्पष्टता आएगी। अब आपको इस पर लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी चंदे पर देश की सर्वोच्च अदालत ने उस वक्त रोक लगाई है जब लोकसभा चुनाव सियासी पार्टियों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, जब सियासतदानों को चुनावी चंदे की सख्त जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इस पॉलिसी को ही रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने आज अपना अहम फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस योजना को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अहम बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक मतदाता को ये जानकारी होना चाहिए कि उसके देश में राजनीतिक पार्टियों को चंदे के तौर पर जो पैसा दिया जा रहा है वो कहां से आ रहा है। कोर्ट का कहना है कि चुनाव बॉन्ड की योजना सूचना के अधिकार के खिलाफ है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो 2019 से अब तक की जानकारी तलब करे। साथ ही बॉन्ड जारी करने वाले एसबीआई को ये जानकारी देनी होगी कि अप्रैल 2019 से लेकर अब तक कितने लोगों ने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। ऐसे में ये भी आपको समझाते हैं कि चुनावी बॉन्ड क्या है और बैन होने से असर क्या होगा। तो आपको बता दें कि 2018 में केंद्र सरकार की तरफ से योजना लाई गई जिस पर रोक लगने से राजनीतिक दलों को झटका लगा है। बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा मिलता था, लेकिन बैन होने से अब राजनीतिक दलों को चंदे की समस्या से जूझना होगा। हर किसी के पास चुनावी बॉन्ड खरीदने का अधिकार होता था, लेकिन रोक लगने से चुनाव में खर्च के लिए अन्य सोर्स पर बात करनी होगी। इस योजना के तहत चंदा देने वाला नाम गोपनीय रहता था। अब रोक लगने से चंदा कैसे लिया जाएगा, इसका विकल्प तलाशना होगा। योजना के तहत दान पर टैक्स बचाने का मौका मिलता था, लेकिन बैन होने से चुनाव आयोग से राय मशविरा करनी होगी। यानी जहां पॉलिटिकल पार्टियों को आसानी से चुनाव में खर्चे के लिए करोड़ों रुपए मिल जाते थे, अब उसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। आज जो जजमेंट आया है डॉक्टर जया ठाकुर की पिटीशन पे, एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है और इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को वो सेटिसाइड किया है। जो तीनों के तीनों अमेंडमेंट थे, फाइनेंस एक्ट का, कंपनी एक्ट का, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो अमेंडमेंट थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है और ये माना है कि जनता का जो राइट टू नो का अधिकार है उसको सुरक्षित रखना जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इस तरीके की जो स्कीम थी ये थ्रेट थी डेमोक्रेसी के लिए। आगे जाकर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग जो संवैधानिक प्रक्रिया है, एक किस्म से सरकार इस पे क्या सोचती है, चुनाव आयोग इस पे क्या सोचता है, संसद में अगर कोई कानून आता है तो संसद के क्या विचार है इसमें, इस पर तो अभी टिप्पणी देना संभव नहीं है। लेकिन चुनाव जो है वो स्वच्छ हो, पारदर्शिता के साथ हो, लोगों के अधिकार के एक प्रकार से प्रोटेक्शन हो, इसके तहत कुछ ना कुछ स्कीम अगर आनी है वो देखी जा सकती है। अब चुनावी चंदे पर सुप्रीम चाबुक लगने के बाद बीजेपी के साथ ही कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 6 साल में चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को 5,271.97 करोड़ चंदा मिला। कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड से 952.29 करोड़ का चंदा मिला और तृणमूल कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड से 767.88 करोड़ रुपए चंदा मिला। यानी चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय दल, चुनावी बॉन्ड के जरिए कंपनी या फिर आम आदमी से चंदा ले सकते थे, जिस पर अब रोक लग चुकी है। वो भी तब जब सियासी पार्टियों के सिर पर लोकसभा चुनाव जैसी बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी ने लखनऊ में अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 का उद्घाटन किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर बड़ा संदेश दिया। इसकी संसद में भी, विधानसभाओं में भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पे कोई विवाद नहीं होता है, लेकिन एक समय वह भी था जब हम लोग देखते थे केवल सरस्वती शिशु मंदिरों में ही और विद्या भारती के ही शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम हो पाता था। इसको लेके भी विवाद होते थे। यानी जो कि देश की आजादी का अमृत मंत्र बना था, उसको लेकर के स्वतंत्र भारत में विवाद होता है कि हम नहीं गाएंगे। लेकिन मैं देखता था कि सरस्वती वंदना
और वंदे मातरम इस राष्ट्रगीत को सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती के संस्थानों ने। और इसी के साथ लाख टके की बात में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।